गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने कल 11th की केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यूनिट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हमने आवोगाद्रो परिकल्पना, बर्जीलियस परिकल्पना और आवोगाद्रो परिकल्पना के एप्लीकेशंस पढ़े थे। ठीक है, उन्हीं एप्लीकेशंस में एक चीज़ रह गई है कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना, किसी भी यौगिक का, गैस यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं, सूत्र व्युत्पन्न करना आवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं N2 प्लस में 3H2 इज रिवर्सिबल टू NH3। ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। यानी कि इसका तो एक आयतन, इसके 3 आयतन है हाइड्रोजन के, और इसके बनेंगे 2 आयतन। अब हम ये माने कि गैस के एक आयतन में अणुओं की संख्या n है। गैस के एक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, n है। तो एक आयतन में अणु कितने हैं, n है। तो n अणु नाइट्रोजन के प्लस में 3n अणु जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, और 2n अणु बनेंगे अमोनिया के। n बराबर 1 हो तो एक अणु नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन के, ये बनेंगे 2 अणु अमोनिया के। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो 2 एटम्स 2 परमाणु। यहाँ पर एक में 2 होते हैं तो 3 में 6 परमाणु, और यहाँ 2 अणु। लेकिन हमें एक अणु की बात करनी है, तो इसका आधा कर दो। एक अणु की बात करनी है, इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा करो। 3 एटम, 6 का आधा 3 और 2 का आधा 1 एटम, यानी 1 परमाणु। तो हमारे पास अमोनिया का एक अणु आ गया और उसका सूत्र हो गया, जिसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। ये अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 एटम। ये सूत्र निकल कर आ गया आवोगाद्रो की परिकल्पना के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम परमाणु भार का निर्धारण और अणुभार के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, पहले अप्रत्यक्ष विधियां थीं। जो परमाणु जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व ही संभव नहीं है, उसका भी वेट कैसे निकाला जा सकता है, जो दिखता ही नहीं है। इसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव नहीं है, जो दिखता नहीं है, तो उसका वेट कैसे, उसका जब दिखता ही नहीं है तो उसका वेट कैसे निकाला गया होगा। तो अप्रत्यक्ष विधि रही होंगी परमाणु का भार निकालने की, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रमी विधि या एक्स किरण विवर्तन विधि। अप्रत्यक्ष विधियां हैं, रिसर्च की फील्ड हैं ये। तो किसी परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को मानक माना गया। सबसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को सापेक्ष माना गया, रेफरेंस मानकर अन्य परमाणुओं के एटॉमिक वेट निकाले गए। क्या परिभाषा है परमाणु भार की? किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो एक्स किरण विवर्तन और जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स से उनके आधार पर कर लिया गया। तो हाइड्रोजन को सापेक्ष या रेफरेंस मानकर अन्य परमाणुओं के एटॉमिक वेट ज्ञात किए गए। जैसे किसी तत्व का एक परमाणु, तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, यानी किसी तत्व का एक परमाणु
हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है वही उसका परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, और थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन कार्बन 12 की ऑक्सीजन 16 के संदर्भ में दी गई। एटॉमिक वेट कि तत्व के एक परमाणु का भार ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार और इसका भी 1/16 हिस्सा, इसका ऑक्सीजन 16 का 1/16 भाग, उससे जितना गुना भारी होगा किसी तत्व का एक परमाणु वही उसका एटॉमिक वेट या परमाणु भार कहलाएगा। दोबारा सुने, किसी तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन 16 के 1/16 हिस्से से जितना गुना भारी होगा, यानी जैसे एक टुकड़े का वेट है 50 ग्राम तो उसके भी 16 भाग कर दो, उस 16वें भाग से जितना गुना भारी होगा वो उसका परमाणु भार कहलाएगा। फिर कार्बन 12 को रेफरेंस माना गया, कार्बन 12 समस्थानिक, तो एटॉमिक वेट की परिभाषा और एडवांस डेफिनेशन, तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार और इसका 1/12 हिस्सा। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से से जितना गुना भारी होता है उसे परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। दोबारा सुने, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से से जितना गुना भारी होता है उसे हम परमाणु भार कहते हैं। कार्बन 12 का ये इसकी जगह AMU लिखते हैं, या एटॉमिक वेट बराबर तत्व के एक एटम का भार या एक परमाणु का भार बटे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 एक AMU क्या होता है, एक AMU बराबर 1/12 गुणा में कार्बन 12 के एक पर एटम का भार, और कार्बन 12 के एक एटम का भार होता है लगभग 1.99 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम। इतना होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तत्व के एक एटम का भार और एक AMU क्या होता है, एक AMU होता है 1.99 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम बटे में 12, क्योंकि एक AMU बराबर क्या होता है, कार्बन 12 के एक एटम का भार कितना है 1.99 गुणा 10 की घात -26। ये अप्रत्यक्ष विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि या एक्स किरण विवर्तन विधियों द्वारा ज्ञात किया गया है। रिसर्च के साइंटिस्टों के विषय हैं ये, कैसे ज्ञात किया गया होगा तो हमें उस पर नहीं जाना। तो कार्बन 12 के एक एटम का भार है 1.99 गुणा 10 की घात -26 और बटे 12, ये एक AMU के बराबर है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो इस प्रकार से हम परमाणु भार की डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आता है परमाणु अणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार क्या होता है स्टूडेंट, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। जैसे CO2 है, इसका परमाणु अणु भार निकालना है तो कार्बन का परमाणु और 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16, तो 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 44। तो 44 इसका अणु भार है। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग पर अणु भार कहलाता है। SO2 का अणु भार, जैसे सल्फर का 32 है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो 64 ये इसका अणु भार होगा। किसी अणु में समस्त परमाणुओं के परमाणु भार के योग के बराबर होता है अणु भार, या डेफिनेशन के रूप में हाइड्रोजन के संदर्भ में या कार्बन 12 के संदर्भ में या ऑक्सीजन 16 के संदर्भ में परिभाषित करें तो अणु भार बराबर एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट बराबर तत्व के एक अणु का भार, तत्व के एक अणु का भार हाइड्रोजन के एक एटम का भार, यानी किसी तत्व का एक अणु हाइड्रोजन के एक एटम से जितना गुना भारी होता है वो उसका अणुभार कहलाता है। या दूसरी, तत्व के एक अणु का भार बटे में ऑक्सीजन 16 के 1/16
हिस्से का भार, ऑक्सीजन 16 का परमाणु भार, उसका भी 1/16 हिस्सा। ठीक है, किसी तत्व का एक अणु ऑक्सीजन 16 के 16वें हिस्से से जितना गुना भारी होता है वो उसे अणुभार कहते हैं। या तत्व के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार और इसका भी 1/12वां हिस्सा। तो कार्बन 12 के संदर्भ में क्या डेफिनेशन होगी? किसी तत्व के एक अणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से जितना गुना भारी होता है वो उसका अणुभार कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान स्टूडेंट हम बता चुके हैं, जैसे कई परमाणु समस्थानिक के रूप में होते हैं, जैसे 1s1 1s2 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, क्लोरीन के भी बहुत सारे समस्थानिक हैं, 35 37 समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं डिफरेंट हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो एक तत्व समस्थानिकों के रूप में होता है तो सभी समस्थानिकों के परमाणु भार का जो औसत होगा उसे हम कहते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार, इनका औसत निकाल लो, वो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु भार कहलाता है। क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे प्रकृति में ये 2 क्लोरीन पाए जाते हैं, इसका परसेंटेज है 75% प्रकृति में और इसका परसेंटेज है 25%, तो इसका औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। जैसे क्लोरीन 35 तो परमाणु भार का 75% प्लस में औसत निकालना है, और 37 इसका परमाणु भार है, इसका 25%, 37 का 25%, इसका तो ये कितना है 75% है और ये वाला कितना है, ये है समस्थानिक 25%, तो 35 का 75% और 37 का 25%, तो 35 गुणा में औसत परमाणु भार निकालने हैं 75/100 प्लस में 37 गुणा में 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100, तो 35 को 3 से गुणा किया 105/4 प्लस में 37/4, ये आ जाएगा लगभग 35.5 कैलकुलेशन करने पर। ये इसका क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ब्रोमीन, प्रकृति में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं और उनका परसेंटेज भी दे रखा है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। एक ब्रोमीन तो है 79, इसका परमाणु क्रमांक 35 ही होगा, समान होगा, और एक 81 इसका पाया जाता है 49.7% प्रकृति में, ये पाया जाता है 50.3%, दोनों को मिलाओगे 100% होगा। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु भार का गुणा कर दो परसेंटेज से, 79 का 49.7% प्लस कर दो, यो औसत निकालना है, 81 का 50.3%, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 80 पॉइंट कुछ लगभग। तो ये ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है औसत परमाणु द्रव्यमान की। हम बात करते हैं मोल अवधारणा की बात करते हैं। क्या होता है मोल? मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। स्टूडेंट सबसे पहले मोल के बारे में समझेंगे। किसी पदार्थ का मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती हैं जितनी शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में, शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है, और वो होती है 6.022 × 10⁻23। और किसी पदार्थ के 1 मोल में हमेशा इतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होंगी, 6.022 × 10⁻23। इतने परमाणु या इतने अणु या इतने आयन होंगे। जैसे NaOH का 1 मोल की बात करें तो इसकी ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा होगी। किसी पदार्थ का 1 मोल
उसकी ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा के बराबर होता है। जैसे इसका 1 मोल हो तो इसकी कितने ग्राम के बराबर होगा? सोडियम का परमाणु भार 23, इसका अणुभार निकालो। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40 ग्राम। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके 1 मोल के बराबर होगा। NaCl का 1 मोल बराबर होगा इसके ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा 23 प्लस में क्लोरीन का 35.5, टोटल 58.5 ग्राम तोल दो नमक को, वो इसके 1 मोल के बराबर होगा। और इसमें कितने NaCl के अणु होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23 NaCl के अणु होंगे। ठीक है, हम बात करें H2SO4 का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा? 1 मोल H2SO4। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौके 64, टोटल आ गया 98 ग्राम। H2SO4 सॉलिड 98 ग्राम तोल दो, 1 मोल के बराबर होगा। और इसमें कितने H2SO4 होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होंगे H2SO4 के। तो किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा होती है कि उसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां हो जितनी शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में रासायनिक इकाइयां परमाणु की संख्या होती है। दोबारा सुने, किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी रासायनिक इकाइयां होती हैं। ये रासायनिक इकाइयां 6.022 गुणा 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या, जितनी की शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है उसे 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल हमेशा ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा के बराबर होता है। मैंने बता दिया, नमक का 1 मोल 58.5 ग्राम तोल दो, वो 1 मोल है। NaOH सॉलिड का 1 मोल 40 ग्राम तोल के दे दो, वो 1 मोल है। H2SO4 का 1 मोल उसके 98 ग्राम तोल के दे दो, वो 1 मोल है। और उसमें इतने ही अणु हैं, 6.022 गुणा 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका ग्राम अणुभार तोल दो। मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5 और 35.5 71, तो ये हो जाएगा 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड तोल दो, 1 मोल के बराबर है। और इसमें कितने अणु हैं? MgCl2 के 6.022 गुणा 10⁻23 MgCl2 के अणु होंगे। समझ में आ गई बात? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां हैं। रासायनिक इकाइयां मतलब एटम्स की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या, जितनी शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मोल ज्ञात करना है जब हमें पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा हो, जब हमें पदार्थ का आयतन दे रखा हो, या जब हमें परमाणु की संख्या दे रखी हो, तो मोल हमें ज्ञात करना है। हमें मोल ज्ञात करना है जब हमें द्रव्यमान या वजन दे रखा हो। मोल निकालना है जब द्रव्यमान दिया हो, वजन दिया हो। तो मोल का सूत्र है भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे में अणुभार। भार बटे में अणुभार सूत्र है मोल का, भार बटे में अणुभार। अगर द्रव्यमान दिया हो, जैसे NaOH के 80 ग्राम में मोलों की संख्या निकालनी है, 80 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे? तो मोल का सूत्र है भार बटे अणुभार। भार दे रखा है 80, अणुभार NaOH का निकाल लिया 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 40, अणुभार 40, 2 मोल होंगे इसके 80 ग्राम में। H2SO4 के 196, 98, तो 196 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो वही मोल का सूत्र है भार बटे अणुभार। भार दे रखा है 196, अणुभार 98 निकाला था अभी। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 16 चौके 64, 98 इसका अणुभार है, तो 2 मोल। ठीक है, मोल निकालना है जब भार दे रखा हो तो भार बटे अणुभार सूत्र आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार हमें मोल ज्ञात करना है जब हमें आयतन दे रखा हो। आयतन दे रखा हो तो मोल निकालना है, तो सूत्र होगा मोल बराबर आयतन बटे में 22. जब आयतन दिया गया हो, जब आयतन दिया गया हो तो मोल निकालना है। मोल का सूत्र है पदार्थ का आयतन बटे में 22.4, ये सूत्र है। जैसे 44.8 लीटर CO2 में मोल ज्ञात करने, तो मोल का सूत्र क्या है?
आयतन दे रखा है 44.8 और 22.4, इसमें मोल निकालने हैं। आयतन दे रखा हो तो 22 दूनी 44, 2 मोल होंगे। 44 का दुगना करना 88 और ये हो जाएगा 44.8 को दुगना करो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 89.6 लीटर में कितने मोल होंगे CO2 के? तो वही मोल बराबर आयतन 89.6 बटे 22.4, 4 मोल होंगे। कितने होंगे? 4 मोल, क्योंकि 22.4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 1 2 चौके 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 89.4 है। ठीक है स्टूडेंट, आयतन दे रखा हो तो मोल का सूत्र है आयतन बटे 22.4। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। दूसरा, अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या या आयनों की संख्या दे रखी हो तो मोल ज्ञात करो। तो अणुओं की संख्या दे रखी है तो हमें मोल ज्ञात करने हैं। तो सूत्र है मोल बराबर परमाणु की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या 0.6022 गुणा 10 की घात 23 अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना। जैसे ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के अणु की संख्या है 3.011 गुणा 10 की घात 23। ये ग्लूकोज के अणु की संख्या है ग्लूकोज के जलीय विलयन में। तो हमें मोल ज्ञात करने हैं। तो मोल बराबर ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, परमाणु अणु या आयनों की संख्या। ग्लूकोज के जलीय विलयन में अणुओं की संख्या कितनी है? 3.011 गुणा 10 की घात 23 बटे में अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। 1 बटे 2 आधा मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो ग्लूकोज के जलीय विलयन में या H2SO4 के जलीय विलयन में इसके अणुओं की संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो हमें मोल ज्ञात करने हैं। तो मोल का सूत्र है H2SO4 के अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। 1 आएगा, 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से मोल ज्ञात करते हैं। मोल ज्ञात करते हैं जब हमें द्रव्यमान दे रखा हो, आयतन दे रखा हो या परमाणु अणु या आयनों की संख्या दे रखी हो। तो मोल का कंप्लीट सूत्र निकल कर क्या आता है? मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार। मोल बराबर होता है पदार्थ के आयतन बटे में 22.4। मोल बराबर होता है परमाणु या अणुओं की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये सब मोल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होता है प्रतिशत संगठन? कि 100 ग्राम किसी पदार्थ के 100 ग्राम में प्रतिशत संगठन, किसी पदार्थ के 100 ग्राम में उपस्थित तत्व की मात्रा, किसी पदार्थ के 100 ग्राम में उपस्थित तत्व का अंश या उसकी मात्रा, उसका प्रतिशत संगठन कहलाती है। और तत्व का प्रतिशत संगठन निकालना है तो तत्व का मोलर द्रव्यमान या एटॉमिक वेट बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुणा में 100 ऐसे निकाला जाता है। जैसे मैथेन का हमें प्रत्येक तत्व का मैथेन में प्रतिशत संगठन निकालना है तो कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालें। कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 या एटॉमिक वेट, मैथेन का 12 प्लस में कार्बन हाइड्रोजन का 4 16। यौगिक मैथेन है तो इसका मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो कार्बन का आ जाएगा ये 4 3 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 25 3 75%।
ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना आ रहा है 4, यौगिक का मोलर द्रव्यमान 16 गुणा में 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 25% आ रहा है। तो मैथेन में कार्बन तो है 75% और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन है 25%, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल में निकालना है प्रत्येक तत्व का परसेंटेज कंपोजिशन एथेनॉल में, C2H5OH में, C2H5OH में कार्बन 2 है, सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज निकालना है। कार्बन का मोलर द्रव्यमान 2 है, कार्बन का परमाणु भार 2 होता है, 2 दूनी 12, दूनी 12 होता है तो 12 दूनी 24, और एथेनॉल का हो जाएगा 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 16, 12 और 6 18, 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है। 24 और 6 30 और 16 46, ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया यौगिक का। कार्बन का 12 दूनी 24 गुना में 46 गुना में 100, ये आ जाएगा लगभग 52.17 के समथिंग कार्बन का प्रतिशत संगठन। ऐसे ही हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 5 और 1 6 होता है एटॉमिक वेट, 6 को 1 से गुणा करेंगे, परमाणु भार 1 होता है और 6 हैं तो 6 को 1 से गुणा करेंगे। यौगिक एथेनॉल है, इसका मोलर द्रव्यमान 46 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा लगभग 13 पॉइंट कुछ के समथिंग। और अगर हम ऑक्सीजन का निकालें प्रतिशत संगठन, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर 1 ही है, इसका परमाणु भार 16 होता है। एथेनॉल का अणुभार 46 गुणा में 100 लगभग आएगा 34.78 के समथिंग। टोटल करोगे तीनों को 100 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से प्रतिशत संगठन निकाला जाता है। अब उसके बाद अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा हल्के से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अणुसूत्र जो होता है किसी यौगिक के एक अणु में ऐसा सूत्र जो अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या का बोध कराए। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसकी वास्तविक संख्या का बोध कराए। इसमें कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 16 है। तो वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या का बोध कराए उसे अणुसूत्र कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। वास्तविक संख्या का बोध कराए, अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या का बोध कराए। और मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जो अणु में उपस्थित परमाणु के सरल अनुपात का बोध कराए। जैसे ग्लूकोज का सरल अनुपात 6:6, 6 दूनी 12, 6:6, CH2O, तो ये मूलानुपाती सूत्र है ग्लूकोज का। बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6, वास्तविक संख्या का बोध कराए, अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या का बोध कराए, वो तो है अणुसूत्र। इसका मूलानुपाती सूत्र 6:6, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है जो अणु में उपस्थित परमाणु के सरल अनुपात का बोध कराए। और अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध है, अणुसूत्र बराबर n गुणा में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र n यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। और n कैसे निकाला जाता है, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। इसे हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि अणुसूत्र कैसे निकाले जाते हैं। ये याद रखना, अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, और n पूर्णांक है, ये यौगिक का अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण किया गया, उसमें कार्बन का प्रतिशत संगठन है 40, हाइड्रोजन है 6.67 और ऑक्सीजन बचा हुआ है यानी कि 53.33% है। तो यौगिक का अणुभार दे रखा है 180, तो हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है यौगिक का। पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, फिर अणुसूत्र। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन लिख दो, परसेंटेज संगठन लिख लो 40,
6.67 और 53.33%, ये प्रतिशत संगठन है। परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर हमें निकालना है इसका परमाणु अनुपात, फिर निकालेंगे सरल अनुपात। पहले परमाणु अनुपात निकालेंगे तो प्रतिशत संगठन में परमाणु भार का भाग देंगे, ये आ जाएगा 3.33%। 6.67 में इसके परमाणु भार का भाग देंगे 6.67। इसमें परसेंट में परमाणु अनुपात कैसे निकलता है? प्रतिशत संगठन में परमाणु भार का भाग देते हैं जब। इसमें 53.33 में 16 का भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा 3.33। अब सरल अनुपात निकालना है तो सभी में सबसे छोटे परमाणु अनुपात का भाग देना है। सबसे छोटा का कौन है इनमें? तीनों में 3.33 है तो सब में 3.33 का भाग दो। एक 6.67 या 6.66 मान लो, बात एक ही है। 3.33 का भाग दो 6.66 में या 6.67 में 2 आ जाएगा। 3.33 में 3.33 का भाग दो 1 आ जाएगा। तो सरल अनुपात क्या आ गया? कार्बन का परमाणु सरल अनुपात 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 1 2 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मूलानुपात सूत्र आ गया। सबसे पहले प्रतिशत संगठन है 40, 6.67, प्रश्न में दे रखा है 53.33, परमाणु भार है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। परमाणु अनुपात निकालना है, प्रतिशत संगठन में परमाणु भार का भाग देंगे, ये प्रतिशत परमाणु अनुपात आ गया। फिर सरल अनुपात निकालेंगे तो सभी में सबसे छोटे परमाणु अनुपात का भाग देंगे। सबसे छोटा परमाणु अनुपात क्या है? 3.33। तो इस प्रकार से सरल अनुपात आ गया। तो मूलानुपात सूत्र हो गया, क्योंकि सरल अनुपात ही तो होता है मूलानुपात सूत्र। तो CH2O अणुभार हमें दे रखा है 180, ठीक है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? मूलानुपात सूत्र भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा 14 और 16 30, ये मूलानुपात सूत्र है 30। हमें अणुसूत्र निकालना है। अणुसूत्र बराबर n गुणा में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र तो आ गया, लेकिन n का मान निकालना है। n होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार दे रखा है 180 और मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिया 30। तो ये आ गया 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 6। तो n का मान आ गया 6। अणुसूत्र बराबर n गुणा में मूलानुपाती सूत्र n 6 और मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया CH2O। तो अणुसूत्र निकल कर आ गया C6 12 दूनी 6 दूनी 12 C6H12O6। गुणा कर दो 6 से, 1 को 6 से, 2 को 6 से और 1 को 6 से। तो C6H12O6 ये इसका अणुसूत्र आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो बातें समझाई गई हैं समझ में आई होंगी। और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।